एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24। इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप लोगों को अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को ये भी आइडिया मिलेगा कि आखिर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है, देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ अब हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल आप लोगों से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा। सबसे पहले हम लोग आपके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आप लोगों से टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 50 वर्ड्स में ही देना है। सेक्शन सी में अगेन आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 5 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 100 वर्ड्स में देना है ना। नेक्स्ट सेक्शन डी में आप लोगों से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन एंड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सेक्शन डी में आप लोगों से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स ईच, यानी कि इस सेक्शन में टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई। सेक्शन ई में आप लोगों से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 6 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 170 वर्ड्स में देना है। दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। सेक्शन ई में जो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगा, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन आप उस क्वेश्चन के बदले में दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। आई होप कि आप लोगों को अपना एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग आपके लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप लोगों को इन चारों ही स्टेटमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बी, सी, डी एंड ए, यानी कि सबसे पहला हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये हुआ था 1989 में। उसके बाद हो जाएगा हमारा सी वाला स्टेटमेंट, विच इज द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वेर पास। ये पास किया गया था 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। इसी अमेंडमेंट के थ्रू रूरल इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसको 1992 में पास किया गया था। उसके बाद हो जाएगा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, विच इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स केम इनटू फोर्स, यानी कि 1993 में इन दोनों ही अमेंडमेंट को इन्फोर्स किया गया था। एंड एट द लास्ट हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट, विच इज प्रोविजन ऑफ द पंचायत सिस्टम टू ट्राइबल एरियाज। ये हुआ था 1996 में। इस टाइम पीरियड के दौरान ट्राइबल एरियाज में भी पंचायत सिस्टम के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Campaigns take place for a period of between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। यानी कि जब इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट अनाउंस किया जाता है एंड जब तक डेट ऑफ पोलिंग नहीं आता है, यानी कि जब तक वोटिंग डेट नहीं आता है, उस बीच के टाइम पीरियड के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कैंपेन किया जाता है। कितने टाइम पीरियड के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शन कैंपेन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कैंपेन को करते हैं बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। सो इनमें से किसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज राज्यसभा। सो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है एंड लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इन सारी ही आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सा आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वे सारे लोग जो कि 18 ईयर्स प्लस के हैं, सो जब सारे ही लोगों को वोटिंग राइट दिया जाता है सो उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। सो इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में है? सो पहला आर्ग्यूमेंट है इट इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी। सो ये बिल्कुल सही है, इससे सारे ही लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है या फिर किसी भी जेंडर का होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जब सारे ही लोगों को वोटिंग राइट मिलता है, अगर उसका एज 18 ईयर प्लस है, देन ये मैटर नहीं करता है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर किस जेंडर से बिलोंग करता है, सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट मिलता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है इट मेक्स पीपल पॉलिटिकली अवेकन। सो ये भी बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लोग पॉलिटिकली जागरूक होते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट है इट इनकलकेट्स एंटी नेशनलिज्म। सो ये आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप एंटी नेशनलिस्ट बन जाओ। एंड हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट है इट इज़ डेमोक्रेटिक। सो यस, एक डेमोक्रेटिक नेशन में ही हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं होता है? सो पहला है इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज। सो ये बिल्कुल सही है। दूसरा फंक्शन है इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये फंक्शन भी बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस के पावर के बारे में लिखा होता है। हमारा तीसरा फंक्शन है इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी नहीं किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे लोग होते हैं वही पावर में आ सके। एंड हमारा फोर्थ फंक्शन है इट गिव्स अ गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे ही सिटीजन्स को राइट का गारंटी प्रोवाइड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। सो द assertion इज इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउज फॉर प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन। यानी कि हमारे इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है सो वो स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ राइट तरीके से ही वो रिलीजन में इंटरवेंशन यानी कि इंटरफियर कर सकता है। सो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को ये अलाउ किया जाता है कि अगर ज़रूरी हो, ज़रूरी मामले में ही या फिर राइट तरीके से ही जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन में इंटरफियर कर सकता है। एंड इसका रीज़न है रिलीजियसली सेंस एंड कास्ट हायरकीज आर नॉट एक्सेप्टेबल विद इन इंडियन सेक्युलरिज्म। सो इंडियन सेक्युलरिज्म में अलग अलग रिलीजन में जो कास्ट हायरकीज है सो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि assertion एंड रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, choose the option which is being adopted in India to minimize and eliminate entrenched forms of social inequalities. सो इंडिया के द्वारा इनमें से किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है ताकि इंडिया में जो सोशल इनइक्वलिटीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज तरीके से है, सो उन सारे सोशल इनइक्वलिटीज़ को कम कर सके या फिर उसको एलिमिनेट कर सके, उसको रिमूव किया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ पॉलिसी ऑफ कोटास इन एजुकेशन एंड जॉब्स। सो गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन एंड जॉब्स में बेसिकली हमारी कंट्री में जो SC एंड ST कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं सो उन सारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए एजुकेशन एंड जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो रिजर्वेशन के द्वारा इंडिया कोशिश करता है कि कंट्री में जो सोशल इनइक्वलिटीज़ है सो उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ईयर्स मैक्सिमम कैन अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व द कंट्री। सो एक वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने सालों तक कंट्री के लिए सर्व कर सकता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने सालों तक होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 5 ईयर। सो वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर तक कंट्री के लिए सर्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द फीलिंग और सेंटिमेंट फॉर हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज कॉल्ड।
सो एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने का जो फीलिंग होता है, जो इमोशन होता है, सो इसको क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अगेन एक एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। सो द एजर्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को सेपरेटली लिस्ट किया है, यानी कि सेपरेटली उसको एक पर्टिकुलर पार्ट में रखा है, एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ स्पेशल प्रोविजन को भी बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। एंड इसका रीजन है फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। सो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास जो दूसरे राइट्स अवेलेबल होते हैं, सो उन सारे राइट्स के कंपैरिजन में फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो अगेन एजेशन एंड रीजन दोनों ही सही है, एंड रीजन एजेशन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे दूसरे जो कॉमन राइट्स है उससे बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा खुद प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्री मार्केट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। सो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि फ्री मार्केट को प्रमोट करता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज न्यू लिबरलिज्म। एंड नाउ द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। सो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि ये प्रमोट करता है कि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि कम किया जा सके, एंड सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज है सो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज सोशलिज्म। सो सोशलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि ये प्रमोट करता है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सो वो इक्वली सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सोसाइटी का ही कंट्रोल हो। सो विथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सो इसी टाइप से आप लोगों के एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आप लोगों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स के बारे में लिखना है। सो मैं आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप सिंपली आंसर्स को रीड करके आंसर्स को समझ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 वॉज महात्मा गांधी इन फेवर और अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। सो क्या महात्मा गांधी जी पंचायती राज सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट में थे या फिर फेवर में थे, यानी कि क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता था, ये फेवर किया जाता था कि गांव में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, या फिर फेवर नहीं किया जाता था? सो ये आप लोगों को लिखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट। सो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है? सो यू हैव टू डिस्क्राइब दिस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचुरल इक्वेलिटी। सो नेचुरल इक्वेलिटी क्या होता है ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? Now your question number 18 is prove from the contemporary world situation that the process of redrawing state boundaries is continued even since after the beginning of 7th decade of 20th century. सो आप लोगों के आज के टाइम पीरियड में वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, सो उस सिचुएशन के थ्रू प्रूव करना है कि स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है, कंट्रीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का, यानी कि दोबारा से उसको ड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है, सो वो इवन 7 डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि लगभग 1970s के शुरुआत से अभी तक कंटिन्यू होता है। सो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को ये प्रूव करना है। सो विथ क्वेश्चन नंबर 18 आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। नाउ योर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में भी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछा गया है और 4 मार्क्स ईच। सो टोटल इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज मेंट बाय माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। सो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है न्याय सीमा, यानी कि एक हाई कोर्ट का कितना एरियाज तक जुरिस्डिक्शन होता है, कितने एरियाज तक हाई कोर्ट अपने पावर को एजर्ट कर सकता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में दो क्वेश्चन दिया गया है। सो अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो इस फंडामेंटल राइट का क्या क्या लिमिटेशन होता है, इस फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या कमियां हैं। एंड नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ सिटीजन डिसओबे द स्टेट। सो किस सर्कमस्टांसेस में, यानी कि किस सिचुएशन में एक सिटीजन के द्वारा, एक नागरिक के द्वारा स्टेट को डिसओबे किया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट को डिसओबे किया जा सकता है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस हाउ द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल एंड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो पार्लियामेंट किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब दिस। सो क्वेश्चन नंबर 22 में भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। सो आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आप लोगों को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। नाउ आपके सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट साइंस, एक्सप्लेन विथ रीजन। सो पॉलिटिकल साइंस को हम लोग सिर्फ साइंस नहीं कह सकते हैं। सो कुछ रीजंस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। सो विथ क्वेश्चन नंबर 23 आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। ना आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। सो सेक्शन डी का आपका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सो वो एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये पैसेज आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आप चाहो देन आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन सेफगार्ड एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारे नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड भी करता है, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को गारंटी भी करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन टर्म ऑफ आवर अदर राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर सिमिलर, यानी कि हमारे पास जो दूसरे राइट्स अवेलेबल होते हैं सो उन सारे राइट्स के कंपैरिजन में फंडामेंटल राइट्स भी सिमिलर ही होता है, यानी कि हमारे अदर राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स सेम होते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है वो दूसरे राइट्स से डिफरेंट होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर पोजीशन दिया गया है एंड फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, द लीडर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि लीडर्स के द्वारा आखिर राइट्स का क्या वैल्यू होता है सो वो तब समझ में आया जब लीडर्स के द्वारा इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑर्डिनरी लॉ सेफगार्ड्स एंड अपहोल्ड्स द ऑर्डिनरी लीगल राइट। सो हमें जो ऑर्डिनरी राइट्स दिया जाता है, जो लीगल राइट्स दिया जाता है, सो हमारी कंट्री में जो साधारण लॉ है सो ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा ही उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे जो दूसरे राइट्स होते हैं सो दूसरे राइट्स को ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा सेफगार्ड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। वेरिस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स से अलग होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेफगार्ड किया जाता है, गारंटी दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऑप्शन बी। सो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है यही ऑप्शन सिर्फ इनकरेक्ट है। Now next question is question number 2. As early as 1928, the Motilal Nehru Committee was seeking a. So 1928 में, यानी कि जब हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, सो उसी टाइम पीरियड के दौरान एक कमिटी को बनाया गया था जिस कमिटी का नाम था मोतीलाल नेहरू कमिटी।
सो इस कमिटी के द्वारा इनमें से क्या प्रिपेयर किया गया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बिल ऑफ राइट। सो मोतीलाल नेहरू कमिटी के द्वारा बिल ऑफ राइट्स 1928 में ही प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे ऑर्डिनरी राइट्स के बारे में बताया गया है कि ऑर्डिनरी राइट्स को लेजिस्लेचर के द्वारा चेंज किया जा सकता है, एंड यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। सो इनमें से किनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है? सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है देन उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसेस होता है सो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं। वेरियस ऑर्डिनरी राइट्स को सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर में ही ऑर्डिनरी बिल को पास करके चेंज किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ना आपका लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म डैश वाज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट वुड रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन से टर्म को यूज किया जाता है उन सारे राइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिन सारे राइट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फंडामेंटल राइट। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, four states have been marked as A, B, C, and D. Identify this state on the basis of the information given below and write their correct names in your answer book along with the respective serial number of the information used and concerned alphabets given in the map as per the following format. So इस मैप बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग को एक मैप प्रोवाइड किया गया है। सो इस मैप में 4 स्टेट को मार्क किया गया है एज A, B, C एंड D। साथ ही साथ यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन भी गिवन है इन चारों स्टेट से रिलेटेड। सो आप लोग को इन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन सारे स्टेट के नेम को फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद इन सारे कॉलम को भरना है। सो पहला इन्फॉर्मेशन है, द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। सो वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में डी अल्फाबेट को यूज किया गया है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है, द स्टेट टू विच द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बिलोंग। सो वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट से हमारे इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1948 टू 1950, सो वो बिलोंग करते थे। सो हमारी कंट्री के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सी राजा गोपालाचार्य, एंड वो बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, यानी कि पहले के टाइम पीरियड में जिस स्टेट को मद्रास स्टेट कहा जाता था सो वहीं से बिलोंग करते थे। सो तमिलनाडु के लिए ए अल्फाबेट को यूज किया गया है। ना तीसरा इन्फॉर्मेशन है, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन 1967 असेंबली पोल्स बट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। सो इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी को 1967 के असेंबली इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, बट फिर भी दूसरे पार्टीज के हेल्प के थ्रू कांग्रेस के द्वारा उस स्टेट में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया? सो इसका आंसर होगा राजस्थान, एंड राजस्थान के लिए बी अल्फाबेट को यूज किया गया है। एंड नाउ फोर्थ इन्फॉर्मेशन है, द रीजन विच इज अ यूनियन टेरिटरी नाउ। सो कौन सा रीजन है जो कि आज के टाइम पीरियड में एक यूनियन टेरिटरी है? सो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए सी अल्फाबेट को यूज किया गया है। सो नाउ अब आप लोगों को इन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये जो कॉलम है, ये जो बॉक्स है, इसको फिल करना है। सो पहला जो इन्फॉर्मेशन था वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। सो आपको स्टेट के नेम में उत्तर प्रदेश लिखना है, एंड उत्तर प्रदेश के लिए जिस अल्फाबेट को यूज किया गया है सो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सो उत्तर प्रदेश के लिए डी अल्फाबेट को यूज किया गया है। ना जो दूसरा इन्फॉर्मेशन था वो तमिलनाडु से रिलेटेड था, एंड तमिलनाडु के लिए ए अल्फाबेट को यूज किया गया है। तीसरा इन्फॉर्मेशन राजस्थान से रिलेटेड था, एंड राजस्थान के लिए बी अल्फाबेट को यूज किया गया है। एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए सी अल्फाबेट को यूज किया गया है। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर बुक में आंसर्स को लिखना है। सो विद दिस आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में मैप बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, लुक एट द गिवन कार्टून, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, आंसर एज पर रिक्वायरमेंट। सो इस कार्टून को अच्छी तरीके से आप लोगों को देख लेना है, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है सो क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को देना है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज द कासल ऑफ कार्ड। सो बेसिकली ये जो कार्टून है, ये कार्टून आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, सो उसी चैप्टर में आपको ये कार्टून दिख जाएगा। सो पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो कार्टूनिस्ट है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस कार्टून को बनाया गया है, सो आखिर उस कार्टूनिस्ट के द्वारा
न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन को एक कासल ऑफ कार्ड्स क्यों कहा गया है? सो बेसिकली ये जो कार्टून या फिर ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर इराक के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो आखिर कार्टूनिस्ट के द्वारा इराक के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस कासल ऑफ कार्ड का जो पिक्चर है, जो कार्टून है, ये क्यों बनाया गया है? So the answer is the cartoonist described the new Iraqi constitution as the castle of cards because it is being prepared by pro-US. The people as well as the Constituent Assembly of Iraq is not representing all ethnic groups of the country. Hence the constitution is imposed and will be scattered as a castle of cards. So cartoonist के द्वारा इराक के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को कासल ऑफ कार्ड्स के रूप में इसीलिए डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि इराक का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रो यूएस के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। सो इराक के जिन लोगों के द्वारा एंड इराक के जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था, सो वो पूरे ही कंट्री के सारे ही इथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। सो इसी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इराक, सो ये लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया था, थोपा गया था। सो इसी वजह से कार्टूनिस्ट के द्वारा इराक के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक कासल ऑफ कार्ड्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि एक कासल ऑफ कार्ड्स की तरह ही ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ये बिखर जाएगा क्योंकि ये लोगों के द्वारा उनकी मर्जी से अडॉप्ट नहीं किया गया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो क्या ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी अप्लाई करता है? क्या ये जो कार्टून है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी अप्लाई करता है? So the answer of the second question is this description does not apply to Indian constitution because first point, Indian constitution is not imposed on Indians but it was framed from among different shades of opinion after long discussion and debate. Second point, it was adopted by people willfully, and third point, it is a living document to be amended from time to time एट पर एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो पर्टिकुलर कार्टून है, सो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करता है क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो ये इंडियंस के ऊपर इम्पोज नहीं किया गया है, ये इंडियंस के ऊपर थोपा नहीं गया है, बल्कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो वो इंडियंस के लीडर्स के द्वारा ही बनाया गया है जिसका अलग अलग ओपिनियन होता था एंड काफ़ी लंबे टाइम तक डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के द्वारा विलफुल्ली यानी कि अपनी मर्जी से अडॉप्ट किया गया है। एंड तीसरा रीज़न ये है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि जब चाहे हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जब चाहे लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सो इन सारे रीजंस के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो विद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में आप लोगों से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है एंड हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ white colonial rulers policy practiced in South Africa till 1994। सो 1994 तक साउथ अफ्रीका में वाइट कलोनियल रूलर्स की जिस पॉलिसी को प्रैक्टिस किया जाता था, सो उसी पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनलिज्म, मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आल्सो। सो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद क्या होता है एंड नेशनलिज्म के मेरिट्स यानी कि इसकी विशेषताएं या फिर इसकी अच्छाई क्या होती है एंड इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, सो ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। Now your next question is question number 28. What is the relationship between liberty and authority? Explain. So liberty and authority के बीच में क्या relationship होता है, so ये आप लोगों को explain करना है। Now question number 28 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, write the right of equality under the following points. सो आप लोगों को राइट ऑफ इक्वलिटी को डिस्क्राइब करना है इन सारे पॉइंट्स के अंडर में। सो पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर में राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है। दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन। सो इसके अंडर में राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है। एंड तीसरा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंडर में राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है। सो इन तीनों ही पॉइंट्स के अंडर में आप लोगों को राइट ऑफ इक्वलिटी को डिस्क्राइब करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एग्जामिन सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारीय कमीशन टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन।
सो सरकारी कमीशन के द्वारा सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए थे। सो उन्हीं सारे रिकमेंडेशंस के बारे में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। सो इंडिया में फेडरल सिस्टम या फिर फेडरल गवर्नमेंट का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब दिस। ना आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियन सेक्युलरिज्म। सो आप लोगों को इंडियन सेक्युलरिज्म को डिस्क्राइब करना है क्रिटिक्स के साथ। ना आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या स्कोप होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सो विथ क्वेश्चन नंबर 30 आपका लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर योर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्या एग्जाम पैटर्न है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड किस टाइप से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ वन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and please subscribe to my channel for more important videos like this. So now see you also in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel and thanks for watching my video.